सर तो अब हम लिखें तो नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का चैप्टर है हमारा। जेनेटिक्स पूरा हमने कंप्लीट कर लिया और मैं तुम लोगों को कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और तुम लोगों को माइक किसने ऑन कर दिया? ठीक है, जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया हमारा और एक्सरसाइजेस में तुम्हें दी है बेटा, और उसको एक्सरसाइज को करना पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो अच्छे से करना सारी एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में 2 चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं तुमसे बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि अगर हम किसी लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, उनके एंजाइम्स को यूज करें, या उनसे बना कोई प्रोडक्ट को यूज करें ताकि वो ह्यूमन को बेनिफिट दे सके, वही बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इट मीन्स यूज ऑफ living organisms or their enzymes to produce product and processes useful to humans तो ह्यूमंस के लिए ये यूजफुल हो, ये बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो सेल्फिश हो गया भाई, ह्यूमंस दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाओ और ह्यूमन का फायदा होना चाहिए। भाई हम लोगों ने किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाकर उनको पकड़कर उनसे एंजाइम्स ले लिए, उनके प्रोडक्ट ले लिए, और ह्यूमन का फायदा होना चाहिए। तो यही बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, यही ह्यूमंस हैं। खैर, बायोटेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह। जैसे फूड इंडस्ट्री में यूज होती है ना। फूड इंडस्ट्री में तुम देखो आजकल प्रोबायोटिक मिल्क आता है आजकल। ये कौन सी कंपनी का? वो याकुल्ट जो आता है, सो क्या बोलते हो, याकुल्ट का आता है ना प्रोबायोटिक। ये सर योगर्ट के आते हैं। योगर्ट अलग है, हाँ, प्रोबायोटिक मिल्क आता है। तो कोई बताएगा व्हाट इज प्रोबायोटिक मिल्क? नहीं पता सर। आजकल बहुत ऐड आ रही है और बहुत आता है प्रोबायोटिक। क्या होता है प्रोबायोटिक मिल्क? जिसके अंदर बैक्टीरिया हो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। जिसके अंदर, हाँ, प्रोबायोटिक ये ऐसा मिल्क है जिसके अंदर बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज जो हमारे इंटेस्टाइन और हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो। तो नॉर्मल मिल्क से ज्यादा यूजफुल बैक्टीरिया उसमें हम इंटेंसली डाल देते हैं, और वो हम लोगों को मदद करता है, हम लोगों के डाइजेशन में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो प्रोबायोटिक मिल्क आजकल आता है मार्केट में। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है आजकल बायोटेक्नोलॉजी। अगर तुम लोगों को बताएं, हम लोग जो अगर इंसुलिन जो हम लोग हैं, किसी को डायबिटीज है, फॉर एग्जांपल एक ये है, इसको डायबिटीज है, ठीक है, इसको डायबिटीज है, तो इसको डॉक्टर ने बोला इंसुलिन लो बेटा, इंसुलिन लेना इसको। तो इंसुलिन हम ऐसे तो नहीं है कि किसी इंडिविजुअल से निकाल के इसको दे देंगे, जिससे निकालेंगे उसको दिक्कत, या एनिमल से निकाल के दे सकते हैं। एनिमल से निकाल के देंगे तो क्या कुछ दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत हो सकती है बताओ? सर उनमें रिएक्शन हो सकती है ना, एनिमल को हम नहीं करेगा बॉडी पे हाँ, वो इसकी बॉडी रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वो एंटीजन की तरह फॉर्म कर सकती है और वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन पहले हम लोग स्लॉटर्ड एनिमल से ही देते थे, लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या कर लिया, ह्यूमुलिन बना ली। ह्यूमुलिन पढ़ेंगे आगे। इज अ ह्यूमन लाइक इंसुलिन, जो कि माइक्रोब से बनाते हैं हम, ई कोलाई को यूज कर कर। तो ह्यूमुलिन कैसे बनाई मैं आगे बताऊंगा। तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। जैसे इंसुलिन बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, भाई वैक्सीन बन रही है, कोविड की बननी है वैक्सीन, तो मेडिसिन में ही है सब चीज। ठीक है, तो बायोटेक से ही हम लोग बना पाएंगे। तो बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में भी यूज होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या? किसी डिजीज सर या MRI डिसऑर्डर मशीन, मतलब सब एक्सरे। चीज को ट्रीट करना सर। यस, डायग्नोस्टिक्स मतलब किसी डिजीज को पता लगाना, डायग्नोज करना। जैसे अब भाई सपोज करो तुम लोगों को मैंने बताया था एलाइजा, बताया था यस सर, एंजाइम। एलाइसा टेस्ट यस होता सर, है एलाइजा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट HIV के टेस्ट। लिए। बताया था। हाँ हाँ, एलाइजा हो गया, PCR से भी करते हैं हम लोग। तो डायग्नोस्टिक मतलब किसी हाँ सर। डिजीज का पता लगाना। तुम लोगों को पता होगा जो कोविड के लिए टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्टिंग किट आ रही है हाँ आजकल। सर, उसके लिए हाँ सर, यस सर सर PCR से किट आ रही पता लगाते हैं कोविड का। PCR से भी पता लगाते हैं। तो बेटा ये सारा बायोटेक ही तो है। ये डायग्नोस्टिक क्या है, ये बायोटेक से ही तो पता लगा रहे हैं। तो दिस इज डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं बहुत सारे। एक रिया भी होती है, रिया रेडियो इम्यूनो ऐसे भी होता है एक, जो एलाइजा से कई गुना बढ़िया होता है, कई गुना सेंसिटिव होता है। लेकिन दिक्कत है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है। रिया के बारे में सुना है तुम लोगों ने? सर अभी भी नहीं सर। हाँ, एक नो रिया सर। भी। हाँ, एलाइजा तो है और रिया भी है। रेडियो इम्यूनो एसे बोलते हैं इसको, रेडियो इम्यूनो एसे। दिस टेक्निक इज हाईली सेंसिटिव, इवन मोर सेंसिटिव देन द एलाइजा, बट इट इज वेरी कॉस्टली एंड इट यूजेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इससे दिक्कत हो सकती है, जो यूज कर रहा है इस टेक्निक को वो एक्सपोज हो सकता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। तो हम उसको पर यूज करते हैं, रिया को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उसको हम यूज करते हैं रिया को भी। तो ये सब चीजें जो मैंने यहाँ लिखी, तो डायग्नोस्टिक टूल्स एंड डिजीज का पता लगाना है भाई, तो ये बायोटेक से हो सकता है। ठीक है, बायोटेक को हम बहुत एग्रीकल्चर में यूज करते हैं बेटा, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे हम लोगों ने ना कुछ क्रॉप बना ली, बीटी कॉटन बनाया है, हम बताएंगे, बीटी ब्रिंजल बनाया है, बीटी टोबैको है। दिस बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थोरेनजेनेसिस, बैसिलस थोरेनजेनेसिस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक्चुअली क्या है मैं बताऊंगा, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो प्लांट्स है ना, जैसे गॉसिपियम को हम लगाते हैं, गॉसिपियम क्या होता है? कॉटन, गॉसिपियम इज कॉटन। तो अगर हम कॉटन को लगा दें नॉर्मली, तो उसमें ना बहुत सारे वॉर्म्स आके अटैक कर देते हैं। तो हम इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, तो इंसेक्टिसाइड तुम्हें पता है इंसेक्टिसाइड तो नुकसान देती है। लेकिन आजकल हम लोगों ने बायोटेक से बीटी कॉटन बना लिया है। इस बीटी कॉटन को इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़कना है इनको ऊपर, तो ये इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है बीटी पे। तो ऐसे हमने एग्रीकल्चर, ये कैसे बनाया मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने इतने एडवांसमेंट ले लिए, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लिए। विदाउट स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड दीज प्लांट्स कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स। तो हम लोगों ने ऐसा कर लिया है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी। और कहाँ यूज होती है बेटा बायोटेक्नोलॉजी? बहुत जगह यूज होती है। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन क्या होता है? कि बायोटेक को यूज करें हम लोग और एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को कम करें। एनवायरनमेंट से किसको कम करें? पॉल्यूशन को। बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच वी रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए बायोटेक से, ऐसे जीन्स डाले। ये प्लांट्स क्या काम करते हैं? ये एनवायरनमेंट से ना टॉक्सिक टॉक्सिक एयर जो होती है या टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टॉक्सिक गैसेस को ये प्लांट्स क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट में इन टॉक्सिक गैसेस का जो नंबर होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये किसमें आया? बायो रेमिडिएशन में आया। ठीक है, ये किसमें आया? बायो रेमिडिएशन में। और अगर मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊं तो एक्चुअली फाइटो रेमिडिएशन है। फाइटो रेमिडिएशन है, फाइटो वर्ड प्लांट्स के लिए आया है। तो बायो रेमिडिएशन में भी एक ब्रांच आती है फाइटो। फाइटो में बाय द यूज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को यूज करके एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को कम करना। हम लोगों ने एक बैक्टीरिया बनाया है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास यस सर, पिट्यूडा। नाइट्रोजन। स्यूडोमोनास पिट्यूडा ये क्या काम करता है बेटा? ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड कर देता है। ऑयल स्पिल्स को क्या कर देता है? डिग्रेड। ऑयल स्पिल्स क्या होता है? जो समुद्र में जो वेसल्स जाते हैं ऑयल को लेकर, वो ना कई बार लीक हो जाते हैं, पूरे ऑयल में, सी में ऑयली ऑयल रह जाता है, जिससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है बहुत मर जाती है, एक्वेटिक लाइफ बहुत सफर करती है। तो उस केस में हम लोग ना सीडोमोनास पिटिडा डाल देते हैं। इस सीडोमोनास पिटिडा ऑयल्स को पूरा उसको
जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑयल गिरा हुआ है उसको पूरा डिग्रेड कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, सीडोमोनास प्यूटिडा। तो दिस इज ऑल्सो फाइटो रेमेडिएशन, सॉरी बायो रेमेडिएशन, ये बायो रेमेडिएशन में आया। तो बायोटेक को हम बायो रेमेडिएशन में भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूज कर लिया देखो, हमने फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक्स में, एग्रीकल्चर में यूज किया बायोटेक को, बायो रेमेडिएशन में यूज हुआ, ठीक है। ये सब जगह यूज होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने बायोटेक का बेसिक यूज पढ़ा, और भी जगह है बेटा। आजकल बायो वॉर, भाई कोविड भी बायो वॉर हो सकती है, ठीक है, ये थ्योरी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बायो वॉर भी आजकल चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे, हमने कुछ एग्जांपल्स देख सर जो लिए। ये गोसाइपियम है कॉटन है, इससे गोसाइपॉल एक वो भी तो एक्सट्रैक्ट होती है। क्या क्या होता है बेटा? सर गॉसिपॉल एक वो होती है ना, कॉटन से मिलती है जो। हाँ मिलती है, वो भी मिलती है। तो ये कॉटन सर तो बहुत बीटी यूज, क्या बेटा? सर बीटी कॉटन में सर मतलब ब्राउन बॉम्ब्स इनके भी सर वो होते हैं मतलब रेजिस्टेंस है। हाँ होते हैं बेटा, बुलवॉर्म्स, ब्राउन, ये होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, बताएंगे आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक का एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड और न्यू, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब सुनो, अगर भाई हम लोग घरों में, हम लोगों ने मिल्क से कर्ड बना दिया, मिल्क से क्या बना दिया? कर्ड। कर्ड बना किसको यूज करके? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया ने कर्ड, मिल्क को कर्ड में यूज बनाया, तो ये तो हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए ना, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये ओल्ड व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कब से यूज होती जा रही है? जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बाय पेनिसिलियम नोटेटम। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल वर्ड आ रहा है, नेचुरल कैपेबिलिटी, ठीक है। अब देखो न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द आरडीटी, आरडीटी होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको समझाएंगे अभी हम। आरडीटी क्या होता है? दिस आरडीटी मैं लिखूंगा, आरडीटी स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ठीक है। हम लोगों ने क्या काम किया, एक जीन लिया, एक जीन लिया, फॉरेन जीन। फॉरेन जीन मतलब ये ऐसा जीन है जो इस बैक्टीरिया का नहीं है। अब ये जीन हमने फॉरेन जीन इस बैक्टीरिया में डाल दिया, इस बैक्टीरिया में डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया। कैसे कैसे डाला हम बताएंगे। तो अब ये जो इकोलाई है ना बेटा, इकोलाई ये मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, एक फॉरेन जीन आ गया, ठीक है, फॉरेन जीन आ गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट बस। स्टूडेंट्स बेटा एक मिनट, मुझे 5 मिनट्स देना। तुम लोग ना एक काम करो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे कल उसको थोड़ा सॉल्व करो। मैं अभी तुम्हें 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट्स देना मुझे, 1 मिनट। कल कौन से क्वेश्चन दिए थे? व्हाट्सएप पे भेजे थे ना वो असाइनमेंट वगैरह, वो असाइनमेंट तो पहले भेज चुके हैं, वो तो कर चुके हैं अपन। हाँ वो तो पहले ही भेज दिए थे। 1 मिनट देना, 5 मिनट में आ रहा हूँ। असाइनमेंट तो अपना हो लिया। मैंने तूने वो कर लिया एमटीजी इसकी, है ना? बोलो।
हाँ स्टूडेंट, एक मिनट, ठीक है। सुनो, आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? आ रही है सर। यस सर। हाँ तो बेटा अगर ये फॉरेन जीन हम लोगों ने ये फॉरेन जीन इसमें डाल दिया सर इस जल्दी आ इकोलाई गए में। आप 5 मिनट से पहले। हाँ ये जीन फॉरेन जीन हमने इस इकोलाई में डाल दिया, तो ये जो फॉरेन जीन इस इकोलाई में आया, तो ये जीन इस इकोलाई को तो था नहीं, तो ये जो इकोलाई हो गया मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। और जो जीन डाला उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी इस इकोलाई में आ गए होंगे। तो जो जीन हमने इसमें अंदर डाला, तो उस जीन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी किसके होंगे? इकोलाई के अंदर, ठीक है। तो उस जीन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी इकोलाई के अंदर आ गए, तो ये इकोलाई क्या हो गया? मॉडिफाइड। तो ये जो सारा जो काम है कैसे किया हम बताएंगे, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जीन को इधर उधर हम डालेंगे, जीन को लेंगे बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। तो ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। सपोज करो ये फॉरेन जीन एक इंसुलिन है। फॉरेन जीन किसका है? इंसुलिन का। ये जो इंसुलिन का जीन है, फॉरेन जीन किसका है? इंसुलिन का। ये जो इंसुलिन का जीन है ये किस में डाल दिया हमने? इस इकोलाई के अंदर डाल दिया है। ध्यान से सुनेंगे, इस फॉरेन जीन इंसुलिन को हमने किसके अंदर डाल दिया? इकोलाई के अंदर। अब ये इकोलाई क्या बनाने लग गया? इंसुलिन बनाने लग गया। कैसे बनाएगा मैं बताऊंगा बाद में। इस इकोलाई ने इंसुलिन बनाने लग गया। तो यही तो बता रहा है, यही तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यही तो मॉडर्न न्यू बायोटेक्नोलॉजी है। ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, ठीक है। तो ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी है और ऊपर वाला ओल्ड व्यू है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये बेटा? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये जो है लाइन, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, कई बार पूछा गया है। EFB होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज द EFB, ये EFB कहलाता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब सुनो, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern view। जो हमने यहाँ पे देखा था ना, ट्रेडिशनल ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो जो EFB की डेफिनेशन क्या बोलती है बायोटेक की, इसमें ट्रेडिशनल व्यू भी आएगा और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी, ठीक है। तो मतलब EFB के अकॉर्डिंग ओल्ड व्यू बायोटेक का प्लस मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक, ये मॉडर्न व्यू भी बोल सकते हैं, ये आएगा EFB के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमें ये लिखनी है मेन, द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय EFB एज फॉलोज, ये हमें लिखना है मेन। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म ठीक है। ऑर्गेनिज्म के सेल्स, ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स कुछ भी, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब कुछ प्रोटीन, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सब हम यूज करें किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यही है हमारी डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB। हमें ये लर्न करना होगा। According to the EFB, biotechnology says it is the integration of natural science and organism, cells, parts thereof मतलब उनके parts and molecular analogs for products and services। ये हमें याद करना होगा। This definition is very important और बोर्ड में आ भी चुकी है और पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, सुनेंगे, ये रीड करना है बस जरा। इट डील्स विद जो RDT है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करता है? It deals with the isolation of useful genes from a variety of sources and the formation of new combination of DNA for repair, improvement, perfection, matching of a genotype। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है कि हम लोगों ने भाई एक सपोज करो एक इंडिविजुअल है,
ठीक है, इससे हमने इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया, और इंसुलिन का जीन आइसोलेट करने के बाद हमने एक बैक्टीरिया ई कोलाई में डाल दिया। हमने क्या करा, इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया, और इस इंसुलिन का जीन आइसोलेट करने के बाद एक बैक्टीरिया ई कोलाई में डाल दिया। ठीक है, ई कोलाई में डाल दिया। अब ये इंसुलिन का जीन इस बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कर रहा, बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगा। बैक्टीरिया क्या बनाने लगा, इंसुलिन। तो ये तो बोला, इट डील्स विद द आइसोलेशन ऑफ यूजफुल जीन्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। जीन को आइसोलेट करना अलग अलग सोर्सेज से, न्यू कॉम्बिनेशन बनाने, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है, फॉर रिपेयर, इंप्रूवमेंट, परफेक्शन, इस चीज के लिए। तो ये आरडीटी है, आगे भी आएगा। Genetic engineering may be defined as a technique for artificial deliberately modifying DNA to suit human needs। मतलब यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हम लोगों ने इस केस में इस इंडिविजुअल से इंसुलिन का जीन निकाला, ठीक है, निकालने के बाद डेलिबरेटली, जानबूझकर इस ई कोलाई में डाल दिया, और ये ई कोलाई इंसुलिन बनाने लगा। तो यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, टेक्निक फॉर आर्टिफिशियल एंड डेलिबरेटली मॉडिफाइंग डीएनए टू सूट ह्यूमन नीड। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या होता है भी आगे बताएंगे, चीज कैसे हुआ ये आगे बताते हैं। अब सुनो ये होता क्या है, अब सुनो, एक बात सुनना ध्यान से, मैं इसके बारे में बताता हूँ तुम लोगों को, यहां से डिस्कस करते हैं। देखो पेज ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ। यस, अब सुनना बेटा, देखो क्या है, सपोज करो, ध्यान सुनना मेरी बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ। एक रिसर्चर है, ठीक है, एक रिसर्चर है, ये रिसर्च कर रहा है, किस पे रिसर्च कर रहा है, एक प्लांट, किस पे, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एक्सक्यूलेंटा, ठीक है, ये रिसर्चर है, टमाटो। लाइकोपर्सिकम एक्सक्यूलेंटा पे रिसर्च कर रहा है, टमाटो प्लांट पे, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं टमाटो प्लांट पे। इनका नाम है मिस्टर सिंह, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि एक और है, एक इंडिविजुअल और है, ठीक है, मिस्टर वर्मा, ठीक है। मिस्टर वर्मा की ना फार्म्स हैं, टमाटो के फार्म्स हैं इनके कई सारे, इनके टमाटो के फार्म्स हैं, और इनके टमाटो के फार्म्स में जो टमाटो हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको डिजीज हो जाती है बहुत जल्दी, डिजीज प्रोन है वो, ईल्ड भी अच्छी नहीं दे रहे हैं, ईल्ड भी लो है इनकी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मिस्टर वर्मा फ्रेंड है जैसे मिस्टर सिंह के, तो मिस्टर वर्मा ने अप्रोच किया मिस्टर सिंह को और बताया अपनी प्रॉब्लम। मिस्टर सिंह को भाई समझ आ गई कि इनके टमाटो में डिजीज हो रही है और ईल्ड कम है, तो मिस्टर सिंह ने क्या काम किया, मिस्टर सिंह ने, जो मिस्टर सिंह थे, मिस्टर सिंह जैसे रिसर्चर है, टमाटो प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, तो मिस्टर सिंह ने ना क्या करा, सर्वे किया, वो अलग अलग पंजाब गए, ठीक है, साउथ इंडिया केरला गए, महाराष्ट्र गए, अलग अलग जगह गए, यूपी आए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा अलग अलग जगह टमाटो प्लांट देखे, उन्होंने देखा जो यूपी में टमाटो के प्लांट हो रहे थे वो ना डिजीज रेजिस्टेंट थे, डिजीज रेजिस्टेंट थे, और जो पंजाब के टमाटो के प्लांट थे उनकी ईल्ड बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने, मिस्टर सिंह ने क्या काम किया, पंजाब के टमाटो के प्लांट के जीन्स निकाल लिए, और यूपी के टमाटो के प्लांट के जीन्स निकाल लिए, ठीक है, ये जीन्स निकाल लिए इन्होंने, और इन्होंने ये जीन्स जो निकाले, जो ये जो जीन्स आइसोलेट किए, ये जो जीन्स आइसोलेट किए, अब ये जीन्स इन्होंने क्या काम किया, ये जीन्स डाल दिए मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा के टमाटो प्लांट में,
तो जो मिस्टर वर्मा के जो टोमेटो प्लांट हैं, अब ये क्या बन गए, ये इनके अंदर बाहर से जीन आया ना, जो इन टोमेटो प्लांट का नहीं था, किसी और टोमेटो प्लांट का था, इनके अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी हो गई। तो ये टोमेटो प्लांट जो हो गया, ये क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया। जब मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होने के बाद अब ये टोमेटो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, मिस्टर वर्मा का डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गए, और इनकी ईल्ड भी क्या होने लगी, अच्छी खासी होने लगी। तो मिस्टर वर्मा के टोमेटो के प्लांट अब सही हो गए। तो इस पूरी टेक्निक में हुआ क्या, इस पूरी टेक्निक में मिस्टर सिंह ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले सर्वे करके आइडेंटिफाई किया डिजायर जीन को, है ना, आइडेंटिफाई किया होगा, देखो भाई, सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद मिस्टर सिंह ने क्या किया होगा, आइसोलेट किया होगा, आइसोलेट द डिजायर्ड जीन। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने फिर ट्रांसफर किया होगा, आइसोलेट करने के बाद उन्होंने ट्रांसफर कर दिया होगा जीन मिस्टर वर्मा के होस्ट प्लांट में। तो ये तीन चीज थोड़ा याद रखना। तो बेटा यही है हमारी जो पूरी मैं कहानी बताई तुम्हें मिस्टर सिंह और मिस्टर वर्मा की, ये पूरी कहानी शो कर रही है, किसको शो कर रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शो कर रही है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को शो कर रही है पूरी कहानी। तो यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो अब सुनना जरा कि ये जो पॉइंट्स थे क्या कहते थे। स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर, सुनना इनका पॉइंट, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। एक कैसे बनाया सुनो ध्यान से। जैसे सपोज कर उन्होंने क्या काम किया, ध्यान सुनेंगे। ये ई कोलाई है, ठीक है, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है, ठीक है, छोटा बना लेते हैं, ठीक है, ये ई कोलाई, ये ई कोलाई है, ठीक है, इसमें प्लाज्मिड है एक। यहाँ पे एक और बैक्टीरिया, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, ये एक और बैक्टीरिया है यहाँ पे, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है, इसका साल्मोनेला का। इस ई कोलाई के बैक्टीरिया में ना, इसके यहाँ पर एक जीन मिलता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आर जीन, तुम्हें बताया था मैंने, आर जीन। तो आर जीन मिलता है इस ई कोलाई में। तो इन्होंने क्या काम किया, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया इस ई कोलाई से, देखो ये निकाल लिया, ये जीन क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद इन्होंने क्या काम किया, ये जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड था ना, ये प्लाज्मिड था, डबल स्टैंडर्ड होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड था किसका, साल्मोनेला का। इन्होंने क्या काम किया, इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लगा दिया, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का दिखाया है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कहां से आया था, ई कोलाई से, और ये येलो वाला प्लाज्मिड था साल्मोनेला का। तो ये जो बना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई एक ऐसी बात समझो, एक धागा लो काला बिल्कुल, या एक रेड धागा लिया हमने, थ्रेड लिया रेड, हमने इस थ्रेड में क्या काम किया, बीच से कट कर कर इसके बीच में एक हमने येलो थ्रेड लगा दी। तो ये जो हमने ऐसा करा, तो ये तो एक धागा था नॉर्मल, ये जो धागा बना रिकॉम्बिनेंट धागा बन गया। रिकॉम्बिनेंट, देखो कलर अलग लगा रहे ना, तो रिकॉम्बिनेंट धागा बन गया। सेम ऐसे ही अगर इस इनके साल्मोनेला के प्लाज्मिड में हमने एक जीन लगा दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इस जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस साल्मोनेला का नहीं था, ये किसी और बैक्टीरिया ई कोलाई से लिया गया। तो ये जो डीएनए बना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने ही बनाया था। फर्स्ट मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, by linking an antibiotic resistant gene with a plasmid of Salmonella typhimurium। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किससे मिला दिया,
प्लाज्मिड में। किसका प्लाज्मिड था? साल्मोनेला टाइफीमुरियम का। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन और अल्बर्ट बोयर ने। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक, समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो सबसे पहला अगर तुमसे कोई पूछे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने, तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कोहेन और बोयर ने। इन्होंने क्या काम किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या? एक ऐसा डीएनए जिसमें दूसरा जीन हो, एक ऐसा डीएनए जिसमें कोई और डीएनए हो बाहर का। जैसे इस प्लाज्मिड में, जो साल्मोनेला का प्लाज्मिड था, इसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस डाल दिया हमने जो इसका नहीं था, वो किसी और बैक्टीरिया का था, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था। कैसे बनाया हमने समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉल बर्ग। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये वाली जिस पर टिक किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं पॉल बर्ग को। पॉल बर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ही ट्रांसफर जीन ऑफ सिमियन वायरस इनटू ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा है, अब मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ अलग। ट्रांसडक्शन। यस, पेज खाली हो तो बता। यस, इन्होंने क्या काम किया पॉल बर्ग ने सिमियन वायरस का जीन था, वो किस में डाल दिया? बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। ये जो वायरस का जीन होते हैं ना बेटा, डायरेक्ट नहीं डाल सकते। इन्होंने डायरेक्ट नहीं डाला कि एक देखो, कोई जीन है किसी के अंदर डालना हो, हमें कोई बाहर का जीन किसी के अंदर डालना हो तो डायरेक्ट नहीं डाल पाते, हमें वेक्टर चाहिए होते हैं। ये बताएंगे अभी आगे, वेक्टर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर यूज किया वो लैम्डा फाज यूज किया। ये वेक्टर अभी आगे बताएंगे। तो पॉल बर्ग ने ये काम किया था कि सिमियन वायरस का जीन ई कोलाई में डाल दिया बाय यूजिंग वेक्टर लैम्डा फाज। तो पॉल बर्ग ने इतना काम किया था। वेक्टर क्या होता है अभी आगे आएंगे। तो पॉल बर्ग ने इतना ही काम किया था। ये रहा, ही ट्रांसफर जीन ऑफ SV40 वायरस सिमियन वायरस इनटू ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज। इनको नोबेल मिला था 1980 में। खैर, द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द आउटकम ऑफ द टू वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज मेड इन द बैक्टीरिया रिसर्च। सबसे पहला क्या था? प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया सेल व्हिच रेप्लिकेट अलोंग विद द क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड का होना, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का होना। ये होते क्या, भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो चीज थी, इन दो चीज की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत पॉसिबल हो पाई। ये होता क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आगे बताएंगे। ठीक है बेटा, सारा हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको सुनेंगे जरा। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, तो इसको सुनेंगे एक बार। Among many, the two core techniques that enable the birth of modern biotechnology। तो दो ऐसे पॉइंट हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ दिया। वो क्या पॉइंट है, सुनेंगे। पहला पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला क्या पॉइंट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बोलता है? टेक्निक्स, ये समझ आ जाएगा, बस रीड करेंगे अभी, बाकी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism। यही तो बोल रहा है। जैसे हमने सपोज करो एक इंसुलिन का जीन निकाला ह्यूमन से, और इस इंसुलिन के जीन को हमने ई कोलाई में डाल दिया। ठीक है, अब ये ई कोलाई इंसुलिन बनाने लगा, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने लगा। तो टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला तो उसका कुछ फिनोटाइप चेंज कर दिया। तो जैसे इस केस में इंसुलिन पहले नहीं बनाता था, बनाने लगा। ठीक है, तो जब जीन डालते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और दूसरा, अब दूसरा पॉइंट क्या था? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम ये काम कर रहे थे, जीन को निकालना, फिर इस जीन को इस बैक्टीरिया में डालना, तो उसमें स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए। स्टेराइल मतलब कोई दूसरा माइक्रोब नहीं होना चाहिए, वरना कंटेमिनेशन हो जाएगी।
कोई और माइक्रोब, कोई और वायरस, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो जिस कंडीशन में हम ये काम कर रहे हैं ना, वो स्टेराइल होनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ द sterile या microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable the growth of only the desired microbe in large quantities for the manufacturing of the biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, इनको बनाने के लिए। खैर ये भी और आगे आएगा। तो 2 पॉइंट थोड़ा याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन। अब सुनना आगे, आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग, सुनना ध्यान। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक बेसिक होता क्या है वो पढ़ा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखा। अब फिर से हम आ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, सुनेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सुनो, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में होता क्या है, जैसे मैं तुम्हें कहानी बताई थी मिस्टर सिंह और मिस्टर वर्मा की, मिस्टर सिंह की और मिस्टर वर्मा की, किसी को अगर याद हो तो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, भाई सर्वे किया था ना, सर्वे करने के बाद इन्होंने जीन को आइडेंटिफाई कर दिया था जो डिजीज रेजिस्टेंट था और यील्ड ज्यादा रखता था। उसको फिर क्या किया था, उन्होंने आइसोलेट किया था, आइसोलेट। यस। आइसोलेट करने के बाद इन्होंने और क्या फिर करा था, उसकी प्रोजेनिक ट्रांसफर किया था। हाँ, जो मिस्टर वर्मा के फार्म्स पे जो टमाटो के प्लांट थे उनमें क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। तो जब आइसोलेट करके मिस्टर वर्मा के टोमेटो प्लांट में जब ट्रांसफर किया होगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया होगा, क्योंकि ये डीएनए बाहर से आया था, टोमेटो का नहीं था। तो मतलब रिकॉम्बाइंड बनाना। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक 1, 2 एंड 3, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं लिख देता हूँ पॉइंट, सेट ऑफ टेक्निक्स, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, set of techniques that enables DNA from different sources to be identified, ठीक है, to be isolate करना and recombine, ठीक है, so that new characteristics can be introduced into an organism। तो नई कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगी ही आएंगी। मिस्टर वर्मा के प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गए थे, यील्ड भी ज्यादा हो गई थी। तो इन सारी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं मिलाकर, RDT। तो सेट ऑफ टेक्निक्स that enables the DNA from different sources to be identified, isolate and recombine so that the new characteristics can be introduced into an organism। इन सारी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, RDT, ठीक है। इन सब को हम RDT बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट RDT जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, फर्स्ट RDT was engineered by, अभी बताया था, Stanley Stanley Cohen Cohen and Boyer. Herbert Boyer. Herbert Boyer. Stanley Cohen and हर्बर्ट बोयर, इन्होंने करा था काम। अगर डेट भी बता दे, 1972 में हुआ था काम। 1972। हाँ, गुड, ठीक है। तो ये बेटा, ये हमारा सबसे, इन्होंने क्या काम किया था तुम्हें सबको याद होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था इन्होंने, सैल्मोनेला टाइफाइड की नेटिव पैथोजन में जोड़ दिया था। सैल्मोनेला टाइफाइड। वेरी गुड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था इन्होंने,
और ट्रांसफर कर दिया था सैल्मोनेला Plasmid. टाइफाई, नीडोप्लाज्मा सैल्मोनेला टाइफाई। Salmonella typhimurium. हाँ, वेरी गुड, टाइफीम्यूरियम, यस। और इनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया था। इससे क्या बना दिया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा काम हुआ था, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आगे हम पढ़ने जाएंगे तो आरडी वन में एक पॉइंट लिख रहा हूं, वन ऑफ द मेन टेक्निक in RDT is DNA cloning। एक मेन टेक्निक होती है आरडीटी की, उसका नाम है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग मतलब एक डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए की सेम बहुत सारी कॉपी बना दो, सेम बहुत सारी कॉपी बना दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग, सेम कॉपी बना दी बहुत सारी, तो उसको डीएनए क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्लोनिंग होती कैसे देखेंगे, तो लिख देते हैं डीएनए क्लोनिंग is the production of large number of identical DNA molecule। डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सुनो, ये डीएनए क्लोनिंग जो होती है बेटा कैसे होती है सुनेंगे। तो दो तरीके से डीएनए क्लोनिंग हो सकती है, टू वेज। दो तरीके से डीएनए क्लोनिंग हो सकती है। पहला सेल लिख देते हैं, पहला होता है सेल बेस्ड, इन विट्रो इन विवो। हाँ, सेल बेस्ड मतलब इन विवो। In vivo. एक होता है सेल फ्री। टेस्ट ट्यूब बेस्ड। हाँ In vitro. इसको बोलते हैं इन विट्रो, जैसे पीसीआर। पीसीआर से होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, सेल फ्री वाला हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आगे पढ़ेंगे। तो दो तरीकों से डीएनए क्लोनिंग कर सकते हैं, इन विवो और इन विट्रो। तो मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को अभी, वो बताने जा रहे हैं एन ओवरव्यू of DNA cloning, an overview of DNA cloning in bacteria using a plasmid vector। अब सुनो, अब ये होता क्या, सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे बेटा। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ उसको पढ़ाने से पहले, कि अगर हमें कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना होता है, जैसे ई कोलाई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना होता है, ये फॉरेन जीन मतलब बाहर का जीन, इस ऑर्गेनिज्म का नहीं है, तो इसके अंदर जब डालना होगा तो उसको हम डायरेक्ट नहीं डाल पाते, इसको हमें क्या चाहिए होता है? वेक्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक वेक्टर। जैसे तुम लोगों को स्कूल जाना है, तो स्कूल तुम डायरेक्ट थोड़ा चले जाओगे, बस के थ्रू जाओगे। ठीक है, सोचा स्कूल पहुंच इंटरनेट भी चाहिए आजकल तो। हाँ, तो वेक्टर चाहिए होता है। तो आजकल तो इंटरनेट ही चाहिए, सही बात है। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने के बीच में वेक्टर है, इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो किसी जीन को अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डालना है तो वेक्टर चाहिए होता है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वेक्टर यूज किया वो प्लाज्मिड यूज किया है। प्लाज्मिड बेटा सबको पता है प्लाज्मिड होता क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया के पास होता है। स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटेबल। ये सबको पता है। ठीक है, अब ओवरव्यू हम पढ़ रहे हैं डीएनए क्लोनिंग का यूजिंग अ प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, तो प्लाज्मिड होता क्या है, जिसको नहीं पता सुन लेंगे भाई। एक सपोज करो एक ई कोलाई है, तो ई कोलाई का ये जो मेन जो उसका डीएनए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसका मेन डीएनए है ये। इसके इसके साथ में इसके पास एक छोटा सा डीएनए और होता है। ठीक है, छोटा सा डीएनए और होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ट्रांसफर कर सकते हैं, हो ठीक है, सकता है। सर्कुलर होता है।
ठीक है, ट्रांसफर भी हो सकता है, यस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं इसे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। ये प्लाज्मिड के बारे में बात बताई, क्योंकि मेन क्रोमोसोम तो उसका न्यूक्लियोइड है ना, तो क्रोमोसोम के बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या होता है ये चीज, अब सुनो। अब हमने क्या काम किया, ध्यान सुनेंगे बेटा। एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है। इस डीएनए में ना, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, इस डीएनए में कुछ, ये एक जीन है बीच में, ये जीन एक इंसुलिन का जीन है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो हम, अब हमें ये जीन ना, इसको निकाल कर बैक्टीरिया के अंदर डालना है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है, इस इंसुलिन की बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो हम जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इन विवो, इन विवो डीएनए क्लोनिंग इन विवो, सेल बेस्ड, कि कैसे होगी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनेंगे। कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा, उन एंजाइम्स को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, शॉर्ट में आरई। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, शॉर्ट में उनको आरई बोलते हैं। हमने शायद पहले पढ़ा भी था, यस सर। डिटेल में और पढ़ाएंगे। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। हाँ सीजर्स बिल्कुल, ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, ये एंजाइम्स ना पूरे इस डीएनए को कट कर देंगे कुछ इस तरह से, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे हमें, और कुछ हाँ, ये इंसुलिन का जीन निकल गया, ये क्या है, इंसुलिन का जीन अलग हो गया। तो हम इसको अभी आगे बताएंगे। एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद होगा तुम्हें, और जिसको नहीं पता हम आगे बताएंगे। ये सर उसमें इस इंसुलिन के जीन को निकाल लेंगे हम बाहर, ठीक है। अब सुनो, अब क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर लिया है हम लोगों ने, प्लाज्मिड वेक्टर। मैंने बताया था अगर उसको ई कोलाई में डालना है इंसुलिन को, जीन को डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे एक वेक्टर लिया है, वो वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर। तो इस प्लाज्मिड वेक्टर को भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट किया है। तो कट करने के बाद ना कुछ ये ऐसा हो गया ओपन। अब क्या करा हम लोगों ने, इन दोनों को मिला दिया है। डीएनए लाइगेज इन दोनों को। हाँ, एक एंजाइम होते हैं बेटा, बताएंगे, और डीएनए लाइगेज लाइक एंजाइम, हाँ डीएनए लाइगेज होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से क्या काम किया, इनको मिला दिया। तो जो रिजल्ट आया ना, ये आ गया, ये वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर हमारा इंसुलिन का जीन लग गया, ये, ठीक है। तो ये जो डीएनए बना, ये जो डीएनए बना, इस डीएनए को क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि भाई इस प्लाज्मिड में ये अलग से जीन भी लग गया ना, जो उसका नहीं था। देखो रिकॉम्बिनेंट, अलग अलग कलर भी दिख रहा है। तो इस डीएनए को हम बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब सुनो, क्या ऐसा जरूरी है कि हमने जो ऐसा करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही बना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट में चांसेस ऑफ दिस गेटिंग नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होती हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मिल सकता है। मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई, हम लोगों की सोच थी कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट करेंगे तो इंसुलिन बाहर आएगा, प्लाज्मिड को कट करेंगे तो ये ऐसे अलग हो जाएगा, और डीएनए लाइगेज से मिलकर ये ऐसा बन जाएगा। सोचा ये था, लेकिन कई बार चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होता है रिसर्च में। तभी तो कोविड की वैक्सीन को बनने में इतना टाइम टाइम लग रहा है। कोविड की वैक्सीन ऐसा तो ना कि जल्दी आ गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के में हमेशा चांस ऑफ फेलियर बहुत होता है। जीन को निकालना, जीन को आइसोलेट करना, फिर कट करना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है इस केस में कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ही ना हो, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज इट इज मिल जाए, एज इट इज प्लाज्मिड मिल जाए। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मिलने की और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मिलने की। काम का तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करेंगे तो काम का ही नहीं, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर तो होते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो दो चांसेस, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। अब सुनो नेक्स्ट, आगे अब हम क्या काम करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट
जब वेक्टर को होस्ट में डालेंगे, होस्ट क्या था, ई कोलाई, बैक्टीरिया था ना, तो मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बना देता हूँ, ई कोलाई। तो ई कोलाई में ये उसका बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है। तो अब ऐसा पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देखो सॉरी, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके अंदर, एक मिनट, यस, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाए। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किसके अंदर चला गया, इस ई कोलाई के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए लिख दिया हमने छोटे में, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है बेटा, अगर सपोज करो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं होता, ये बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी। ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल नॉर्मल डीएनए विदाउट विदाउट हाँ, आरडीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ, वो ट्रांसफॉर्म ही ना हो, नॉन ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म ही ना हो, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल, इसके भी चांसेस थे। तो बेटा 3 चांसेस मिल सकते हैं। काम का तुम्हारा यही है, नो डाउट, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या वो ट्रांसफॉर्म ही ना हो। ये 3 चांसेस हो सकते हैं। अब इन 3 चांसेस, अब देखो इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद का प्रोसेस होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, बैक्टीरियल सेल, मतलब सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे करते हैं हम आगे बताएंगे, सिलेक्शन करते कैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अब सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्म सेल का, तो ये 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। जब सिलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो ए वाला लेंगे हम। ये मेन बैक्टीरिया का वो है, रेजिस्टेंट जीन के बेसिस पर कैसे, हाँ वो आगे पढ़ेंगे बात। सिलेक्टेबल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, ये लेग्स एट ओपरॉन मतलब जीन्स। अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सुन लो जरा इसको। तो अभी क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। तो ट्रांसफॉर्म सेल इन 3 में से देखो 2 ही तो ट्रांसफॉर्म थे, एक ये ट्रांसफॉर्म था, एक ये ट्रांसफॉर्म था, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म था। तो इन 3 में से 2 तो सिलेक्ट कर लिए, देखो 2 सिलेक्ट हो गए। ये कौन सा, ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिलेक्ट हो गया, और एक सिलेक्ट हो गया ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे किया वो आगे पढ़ेंगे। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो एक ही ट्रांसफॉर्म आएगा, एक बैक्टीरिया आएगा इसका मेन क्रोमोसोम, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। बाकी 2 तो इसको सिलेक्ट ही नहीं किया ना, इसको सिलेक्ट कर लिया। कैसे किया वो आगे बढ़ेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को ग्रो करा देंगे मीडियम में। जब इस बैक्टीरिया को ग्रो करा देंगे मीडियम में, सपोज करो अगार में ग्रो कर दिया, अगार में, तो जब ये ग्रो कराया तो मुझे बताओ इस बैक्टीरिया की कई सारी कॉपी बनेगी नहीं बनेगी, बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा बैक्टीरिया। यस सर, जब ये Yes, बाइनरी sir. फिजन से कई सारी कॉपी बना लेगा अपनी, और जहां जितनी कॉपी बनेगी उन सारी कॉपीज में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, तो ऐसे n नंबर की कॉपीज बन जाएंगी। कितने नंबर की, n। तो ये होता है एम्प्लीफिकेशन। तो ये जो हमारा एक ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसको हमने जब ग्रो कराया, बैक्टीरिया को ग्रो कराएगा तो बाइनरी फिजन करेगा ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो जब बाइनरी फिजन करेगा तो एक से कई सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे, और हर बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। तो एक जीन से तुम देखोगे, एक इंसुलिन का जीन था हमारा, इस एक इंसुलिन जीन से हमने एंड में कितने सारे इंसुलिन के जीन बना लिए, ठीक है। ये था हमारा सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, या इसको बोलते हैं हम इन वीवो
डीएनए क्लोनिंग। तो इन विवो डीएनए क्लोनिंग में हमें क्या क्या जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, हमें जरूरत पड़ी वेक्टर की, हमें जरूरत पड़ी डीएनए लाइगेज एंजाइम की, सिलेक्शन जैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो इन सब की जरूरत पड़ी। तो जो जरूरत पड़ी उनको बोलते हैं टूल्स, वो हम कल पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा इसकी मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, तो तुम लोग उसको अच्छे से आज स्टडी करना जो मैंने पढ़ाया आज, ठीक है? मैं तुम्हारी अटेंडेंस लूंगा अभी, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेगा मुझसे। और सर नोट्स तो पहले से बने हुए हैं, सब वहीं से पढ़ लेंगे। हाँ तो नोट्स पहले सर से वहीं बने, से उसको वहीं से पढ़ लेना, और जिसके नहीं बने वो बनाएगा नोट्स, यस सर। जिसके नहीं बने वो नोट्स